तो आज जो हमारा चैप्टर है क्लास 12 चैप्टर 1, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग। इसका नाम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग हमारा जो सबसे पहला चैप्टर का नाम है, जिसमें हम क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। ठीक है, इसमें हम जानने वाले हैं कि कंपनी के पर्सपेक्टिव से हम चीज़ों को आज देखेंगे। ठीक है, हमने क्लास 11 में पढ़ा जिसमें हम देखते थे सोल प्रोप्राइटरशिप। उसमें हम देखते थे उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें 3 चीज़ें बनानी पड़ती थी, लाइक क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी पड़ती थी, है ना। जैसे हम सीक्वेंस में फॉलो करते थे। मीन्स हर एक व्यक्ति जो है, ठीक है, हर एक व्यक्ति ना कोई एक्टिविटी करता है। ठीक है, हर कोई व्यक्ति क्या है, कोई ना कोई एक्टिविटी करता है। वो एक्टिविटीज़ कैसी हो सकती हैं? या तो हो सकती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये लेक्चर देखने के बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, मेरी गारंटी है आपकी। ठीक है, बस आप फोकसली इसको वॉच करते रहेंगे। ठीक है, उन डेप्थ से लेके चलूँगा। ठीक है, कि हम क्यों बनाते हैं, क्या रीज़न है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, कोई भी इंसान है क्या है, 2 तरीके की एक्टिविटी करता है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात की जाए, इकोनॉमिक एक्टिविटी की मैं बात करूँ तो उसमें हमने जैसे कि क्लास 11 में जब पढ़ते थे, उसमें हम पढ़ते थे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि जो पर्सन है वो कितने तरीके से जो है पैसे मनी को अर्न कर सकता है। ठीक है, क्या मनी को अर्न कर सकता है? तो बिजनेस करके कर सकता है, या तो बिजनेस कर ले, या तो क्या है अपना प्रोफेशन कर ले। ठीक है, यानी कि अपना कोई स्पेसिफिक स्किल्स को उसने डेवलप कर रखी है, उसने कोई डॉक्टरी कर लिया, कोई स्पेसिफिकली सी एस कर ली, डिग्री प्राप्त कर ली, अपना बैठ के अपना पर्सनली वो खोल के बैठा, उससे से वो अर्न कर रहा है। ठीक है, या तो किसी के अंडर में वर्क कर रहा है, जिसे कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये 3 तरीके से जो है एक पर्सन जो है मनी को अर्न कर सकता है, इन 3 तरीके से। बात आती है अब इससे, अब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, तो ये कैसे लिंक्ड है हमारे इस चैप्टर से, तो मैं बताता हूँ। जैसे कि मैं हर वक्त कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, कोई भी चैप्टर पढ़ाता हूँ, तो सबसे पहले वो मैं बताता हूँ कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो हमें जब ये चीज़ पता रहती है ना, ये जो चीज़ हम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं वो किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, कैसे हमारे लिए रिलेवेंट है। ठीक है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर लिंक्ड है यही है कि कोई बंदा अकाउंटिंग जो है इसलिए करता है क्योंकि सबसे पहले हम जब बिज़नेस कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, बिज़नेस की बात आ रही है। प्रोफेशन में तो बंदा अपना लेके बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो जनरली क्रिएट होती है अकाउंट्स, ये सब क्रिएट करने हैं, बिज़नेस के अंदर करने होते हैं। ठीक है, तो बिज़नेस में हमने देखे थे, हमने क्लास 11 में देखा था सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कोई अकेला बंदा बिजनेस कर रहा है, तो वहाँ पे हमने 3 जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ते थे। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ये है कि कोई बंदा जो है वो कोई बंदा जो है अपने बिजनेस में जो भी चीज़ें कर रहा है, यानी कोई भी गुड्स रिसीव कर रहा है, किसी को पेमेंट कर रहा है, कुछ वो सारे जितने भी ट्रांजेक्शन है जो जिनको हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, वो सभी को रिकॉर्ड करना एक प्लेस पे, और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द ईयर हमें ये एनालाइज करना कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, या हम कितने पानी में, जैसे कि लाइक सपोज एग्जांपल, आप पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, यानी कि आप क्लास 12 कर रहे हैं। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको कोई रिजल्ट दिख सके। तो हर फरवरी मार्च में जब आप पेपर देते हैं उसके बाद रिजल्ट आता है ना, तो वो आपको बताता है कि आपने पूरे साल में कितनी मेहनत करी, कैसे उसका रिजल्ट बताता है। वैसे ही एक बिजनेस का रिजल्ट क्या है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताते हैं। ठीक है, तो ये है। तो वैसे ही अब हमने क्या है क्लास 11 में पढ़े थे सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि एक इंडिविजुअल बंदा बिजनेस कर रहा है। और फिर आज हम इसमें और हम 12th में पढ़ते हैं पार्टनरशिप मैंने दो, देखो हमने अगर एक तक बिजनेस करना है तो सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि जो हमने क्लास 11 में पढ़ी। ठीक है, 12th में हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप में हम पढ़ते हैं, बट यहाँ पे हम कंपनी की बात करेंगे। तो पार्टनरशिप में हम देखते थे 2 या 2 से ज़्यादा और मैक्सिमम 50 की लिमिट है, यानी कि मिनिमम जो है 2 बंदे बिजनेस का पार्टनरशिप खोल सकते हैं, और मैक्सिमम 50 तक। ठीक है, बाकी ये है। और फिर अब बात करते हैं, अब हमें और हाई लेवल पे बिजनेस करना है, तो उस टाइम पे क्या है, लाइक मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल और इंट्रोड्यूस करनी है, और मुझे बंदे और जो ह्यूमन रिसोर्स है, यानी कि जो जो बंदे हैं और उनकी नीड है मुझे, तो और ज़्यादा बंदे चाहिए, नहीं 50 से ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट है, यानी कि 50 से ज़्यादा। तो उस टाइम हम कंपनी के ऊपर शिफ्ट कर जाते हैं। तो कंपनी के उसी चीज़ के ऊपर आज हम ये जो है चैप्टर बेस्ड है कि हम कंपनी के ऊपर बेस्ड करेंगे, यानी कि हमें 50 से ज़्यादा लोगों के ऊपर हमें बेस्ड है, तो हम 50 से ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो हम 50 से ज़्यादा करेंगे, तो वहाँ पे हम जब 50 से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी उस टाइम पे उन्हें कंपनी की फॉर्म में उन्हें बिजनेस करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे जो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, तो उस केस में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं उनको
उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बनते हैं, ठीक है। लाइक जैसे कि सोल प्रॉपर्टीशिप में क्या करते थे हम, सोल प्रॉपर्टीशिप में जो हम करते थे क्या कहते हैं, सोल प्रॉपर्टीशिप में हम क्या करते हैं, हम बस वहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे, ठीक है। और पार्टनरशिप में भी हम ये देखते हैं, नॉर्मल क्या है हम देखते हैं, उसमें कैपिटल अकाउंट बन जाता है, पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बन जाता है, नॉर्मली ये सब चीज़ देखते हैं, ठीक है। बट हम जो कंपनी की बात करेंगे, क्या कंपनी की बात करें तो कंपनी में क्या बनता है, कंपनी में क्या बनता है, कंपनी में क्या बनता है, अभी जैसे कि हमने बात करी इकोनॉमिक एक्टिविटी की, जिसमें हमने देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 तरीके से हो सकती है, यानी कि एक जो बंदा है यानी कि जो ह्यूमन है वो 3 तरह की एक्टिविटी करके क्या है मनी को अर्न कर सकता है, लाइक बिजनेस, प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स क्या होता है कि कोई बंदा जो है किसी की इच्छा के लिए काम कर रहा है, लाइक जैसे कि घर में बच्चा है, वो क्या है अपनी मम्मी के लिए, मम्मी के बोले झाड़ू लगा दो, झाड़ू लगा दो, उससे उसको पैसे नहीं मिलेंगे, या किसी को सेवा कर दी ये वगैरह, मतलब सेवा करने जिसके जिस कार्य करने के बाद उसको हमें पैसा रिसीव नहीं होगा, तो उसे कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो हमें इसका मतलब इससे कोई वो नहीं है, मैं बस बता रहा था कि इन डेप्थ से लेके चल रहा हूँ, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं अकाउंटिंग, तो हमें क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी, ठीक है। तो हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था हमने, ठीक है। हम यहाँ पे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करेंगे, ठीक है। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि सोल प्रॉपर्टीज हमने 11th में देखी, पार्टनरशिप में देखेंगे, बट वो हम पार्टनरशिप वाले चैप्टर में कवर करेंगे। आज जो है हमारे कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर बात है, तो हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ कवर होती है हम वो देखेंगे। कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ कवर होती हैं, सबसे पहले इसमें हम देखेंगे बैलेंस शीट देखेंगे, इसमें बैलेंस शीट देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, जिसे हम कह सकते हैं इनकम एंड स्टेटमेंट अकाउंट, इनकम एंड स्टेटमेंट अकाउंट, ठीक है। और हम देखेंगे नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट कुछ नहीं, बस ये क्या होता है किसी भी चीज़ को स्पेसिफिकेशन देने के लिए, लाइक क्या कोई वर्ड कोई पॉइंट आ जाता है जो ज़्यादा लेंदी होता है, तो उसको एक साइड में एक वर्किंग नोट दिखा के उसमें हम उसको क्लासीफाई करके कि ये जो है कहाँ से आया है, वो है। सिर्फ नॉर्मल है, इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी ज़्यादा देखने को, ठीक है। इसमें हम देखेंगे क्या नोट्स टू अकाउंट है, फिर हम देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे, क्या देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे, क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देखेंगे, उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे, और बाकी कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ नहीं है, बस ये क्या है बताता है कि सिर्फ कैश के रिगार्डिंग की, इसमें हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे चैप्टर में, इसमें 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग, जिसके थ्रू फंड को जिसके थ्रू कैश आता है और जिसमें कैश जाता है, यानी कि लाइक मैंने कहीं कहीं से शेयर इशू करे तो ये फाइनेंशियल एक्टिविटी में आ जाएगा, तो पैसा आया ना जब हमने शेयर इशू करे, जब हम रिडम्पशन करते तो पेमेंट जाते हैं, तो ये नहीं कैश से रिलेटेड जो भी मैटर है वो समझाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम पढ़ेंगे। बट आज हम सिर्फ कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो किसके ऊपर बेस्ड रहेंगे, जनरली इन 3 के ऊपर ही बेस्ड हैं, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये है कि ये जो बैलेंस शीट में जो बैलेंस शीट है क्या है, कंपनी की बैलेंस शीट है, वो जो है ये 1 नंबर के क्वेश्चन बन जाएंगे MCQ पेपर में, ठीक है, बोर्ड में भी देखने को मिलते हैं कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो किसके तहत बनाई जाती है, ये बनाई जाती है शेड्यूल 3 पार्ट ए, ठीक है, या हम कह सकते हैं पार्ट 1, ठीक है। बैलेंस शीट बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है, बैलेंस शीट बनाई जाती है, ठीक है। अब ठीक है, कोई पूछेगा कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो किसके तहत बनाई थी, वो बनाई थी शेड्यूल 3 पार्ट ए या पार्ट 1 के तहत, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट अकाउंट किसके तहत बनाई जाती है, वो क्या है शेड्यूल 3 पार्ट बी के तहत बनाई जाती है, ठीक है। ये याद रखना है, 1 नंबर के पूछ लेंगे पेपर में, ठीक है। ये हमारा था, ठीक है। अभी तो हमने देखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या चीज़ बनाई जाती है, बैलेंस शीट बनाई जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट अकाउंट या नोट्स टू अकाउंट या कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। बैलेंस शीट जो बनाई जाती है वो जो है एज़ पर लॉ शेड्यूल पार्ट ए पार्ट 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, ठीक है।
यानी कि अमेंडमेंट आती रहती है। पहले जैसे कि 1956 था, ठीक है, कंपनी एक्ट 1956 था। जैसे जैसे एडवांसमेंट, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो ये अमेंडमेंट आती रहती है और जो है नए नए वो हो जाते हैं। अब जैसे कि 2013 आ गया अपडेटेड, जो है अभी का जो कंपनी एक्ट अपडेटेड है वो 2013 है, पहले था 1956, ठीक है। ये भी सेम है, शेड्यूल थर्ड पार्ट भी ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, ठीक है। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है, कंपनीज जो बैलेंस शीट है वो जो है किस फॉर्म में बनाई जाती है, वर्टिकल, ठीक है। वर्टिकल मीन्स तिरछे साइड में, मतलब तिरछे, ठीक है, मैं बताऊंगा अभी करके। बाकी क्योंकि जो वर्टिकल का मतलब यही है कि जैसे कि हम जो हम क्लास 11 में नहीं करते थे सोल प्रोप्राइटरशिप, उसमें हम बनाते थे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हम देखते थे हॉरिजॉन्टल, वो होती है हॉरिजॉन्टल। क्या हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल मतलब कि तिरछे में, यानी कि पहले होता था वहाँ पे पहले होता था लायबिलिटी अमाउंट और फिर एसेट अमाउंट, ये क्या है, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल यानी कि पहले लायबिलिटी आएगी, फिर लायबिलिटी के नीचे जब पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद एसेट, यानी कि लंबाई में चीज़ जब आती है उसे वर्टिकल कहते हैं, ठीक है। अभी मैं करके दिखाऊंगा, तो बस आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन भी पूछ लेगा अगर 1 नंबर का, कि कंपनी की बैलेंस शीट किस फॉर्मेट में होती है, वो होती है वर्टिकल फॉर्मेट, ठीक है। कंपनीज बैलेंस शीट जो होती है वर्टिकल फॉर्म में होती है, ठीक है, वर्टिकल फॉर्म में होती है, ठीक है, वर्टिकल फॉर्म में होती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे भी याद करना। और बाकी यही जो है मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारी, ठीक है। बाकी अब मैं आपको थोड़ा इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स वो करूँगा, आप उससे उतार लेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे, ठीक है, वर्टिकल मतलब होता है लंबाई में, ठीक है, लंबाई में होगा। बाकी मैं बता देता हूँ, ठीक है। कंपनी के हमने बैलेंस शीट के बारे में बात कर लिया है। इसके फॉर्मेट्स में जो है पर्टिकुलर, इसके अंदर क्या क्या आएगा, पर्टिकुलर, नोट नंबर, और इसे कहते हैं प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, ठीक है। जो नोट्स टू अकाउंट का जो फॉर्मेट हो, वो जो लाइन खींचेंगे वो बिल्कुल छोटी पतली खींचेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा देखने को कुछ नहीं मिलेगा। इसमें सबसे पहले क्या आता है, इससे सबसे पहले आएगा शेयर होल्डर फंड, सॉरी, सबसे पहले क्या आता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्या? इक्विटी एंड लायबिलिटी, सबसे हेड टॉप पर, इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है। फिर इसके अंदर आता है हमारा, इसके अंदर आता है हमारा शेयर होल्डर फंड, ठीक है, यानी कि जो बंदों ने पैसे लगाया है वो सारा जो है कंबाइंड वे में ये दिख जाता है, ठीक है। यानी कि शेयर के फॉर्म में जो भी बंदों ने पैसे, लाइक मैं कोई फॉर्म में पैसे इन्वेस्ट कर देता हूँ स्मॉल लाइक क्या है, मैंने उसमें एक लेक्चर कवर करवाया है शेयर कैपिटल वाला, उसमें देखना मैंने बताया था कि ये कहते हैं कंपनी जो है फंड को रेज़ करने के लिए 2 तरीके से मेथड यूज़ करते हैं, लमसम है तो इंस्टॉलमेंट। तो उन तरीके से जो भी पैसा आया वो क्या है, इसमें चल जाता है शेयर होल्डर फंड के अंदर। क्या आ जाएगा हमारा, ये तो हमारा हो गया 1, इसमें आ जाएगा हमारा शेयर कैपिटल, ठीक है। इसके अंदर आता जो भी पैसा वो हुआ है, ठीक है। फिर जो भी कंपनी में रिजर्व्स बनाए हैं, ठीक है, जो भी कंपनी ने क्या बनाए, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। और दूसरा क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में क्या क्या आ जाएगा हमारा, इसमें हमारा आ जाएगा
लॉन्ग टर्म बोराइंग, लॉन्ग टर्म बोराइंग हो जाएगा हमारा इसमें, यानी कि मैंने कोई ऐसा अमाउंट को रेज़ किया जो मुझे 12 महीने के बाद पेमेंट करनी है, ठीक है। यानी कहीं से मैंने लोन कहीं से उधारी पैसा लिया जो 12 महीने के बाद, जिसे कहते हैं लॉन्ग टर्म, एक तो शॉर्ट टर्म यानी 12 महीने के अंदर कोई पेमेंट करनी है, ठीक है। कहीं से मैंने लोन लिया है, कहीं से पैसा लिया है, उसको 12 महीने के अंदर पेमेंट करनी है, तो उसे करंट लायबिलिटी, और 12 महीने के बाद तो उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर नहीं, ये लॉन्ग टर्म बोरिंग, बोरिंग का मतलब ये लोन होता है, कोई कन्फ्यूजन मत रहना लोन, ठीक है। ये सिर्फ बोरिंग नहीं, कैसे पैसा उधारी पे लिया है। लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न का मतलब यही है कि मैंने लंबे समय बाद कोई एक्सपेंस क्रिएट होने वाला है, यानी 12 महीने के बाद, तो मैंने अभी से कोई प्रोविज़न बनाना शुरू कर दिया है इन एडवांसमेंट में। जैसे कि हमने क्लास 11th में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है, प्रिंसिपल, जिसमें बताता कंजर्वेटिज्म प्रोविजन कॉन्सेप्ट, यानी कि इन फ्यूचर में कोई भी लॉसेस क्रिएट होने वाले तो आज से उसका प्रोविज़न बनाना, तो उसी के ऊपर बेस्ड है ये जो है लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। इस वजह से मैंने प्रोविज़न बनाया, ठीक है। इन फ्यूचर में जो बोलता है कंजर्वेटिव प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कि प्रॉफिट को इग्नोर करो, इन फ्यूचर में जो भी लॉस क्रिएट होने वाले आज से उसका प्रोविजन क्रिएट कर लो, जिससे कि इन फ्यूचर में डायरेक्टली इंपैक्ट ना पड़े हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे या प्रॉफिट्स पे इफेक्ट ना पड़े, ठीक है, बर्डन ना पड़े। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है, हम साथ ही साथ कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है, इन पॉइंट्स को। और फिर अदर नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। फिर हमारा आ जाएगा थर्ड पार्ट, ठीक है, इसे हम साइड कर देते हैं, जस्ट वेट। इसे हम साइड कर देते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में, ठीक है। फिर करंट लायबिलिटी में हमारे पॉइंट आ जाते हैं शॉर्ट टर्म बोराइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। आप जब कंपनी के फॉर्मेट देखोगे ना तो उसमें कुछ और एडिशनल पॉइंट भी हैं, तो मैंने ये जो फॉर्मेट करवा रहा हूँ, ये फॉर्मेट करवा रहा हूँ जो 99% जो पेपर में पूछे जाते हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये बीच में मनी अलॉटमेंट पेंडिंग वगैरह भी देखेंगे अगर फॉर्मेट हम बुक का फॉर्मेट फॉलो करें तो, बाकी वो भी कोई गलत नहीं है, बट ये है कि उसमें एडिशनल पॉइंट दे रखे मैंने, इसमें इंपॉर्टेंट लिखवा रखी, ठीक है बी, इसलिए कोई कन्फ्यूजन मत रखना इसमें। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न हो गया, ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरिंग हो गया, और हमारा क्या हो गया, ट्रेड पेबल्स हो जाते हैं हमारे, ठीक है। ट्रेड पेबल्स मीन्स मैंने उधार हुई गुड्स बेची थी ना, तो हमने एक बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ा हो, अगर क्लास 11 अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें जब हम पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि एक बिल रिसीवर होता है, बिल पेबल होता है, यानी कि बिल रिसीवर यानी सामने वाली पार्टी जिसने बिल्स क्रिएट करें, यानी जिसने गुड्स बेची थी उधारे पे, उसके लिए बिल्स रिसीवर वो एसिड होती है, और सामने वाली पार्टी जिसने पेमेंट करनी है उसके लिए बिल्स पेबल। तो यहाँ पे बिल्स पेबल इस पॉइंट से लिया गया है कि कंपनी ने कोई पैसा देना है, ठीक है, यानी कंपनी ने कोई उधारी भी गुड्स खरीदी तो इस वजह से बिल्स पेबल को, ये ट्रेड पेबल्स को क्रिएट हो गए, ठीक है। फिर इसमें था शॉर्ट टर्म प्रोविजंस मैंने करवा दिया, ठीक है। अदर करंट लायबिलिटी आ जाएगा, अदर करंट लायबिलिटी,
करेंगे यहाँ पे, दूसरा पॉइंट हमारा क्रिएट हो जाएगा, वो ऊपर शेयर होल्डर फंड था, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा एसिड का पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इतने में हमारा कवर हो जाएगा, कोई इतने हमारी एसिड्स आ जाएंगे। एसिड्स में हम देखेंगे नॉन करंट एसिड्स, नॉन करंट एसिड देखेंगे हम, ठीक है। नॉन करंट एसिड के बाद हम देखेंगे फिक्स एसिड्स, इसके अंदर है फिक्स एसिड्स, ठीक है। फिर हमारा आएगा बी, इसे कहते हैं टेंजिबल एसिड, ठीक है। टेंजिबल एसिड हो गया। फिर सी पॉइंट, सी में क्या है, सी में इंटेंजिबल एसिड, ठीक है। इंटेंजिबल एसिड। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये सब इसके अंदर आ गए हैं। बस हमें थोड़ी सी और रिक्वायरमेंट है, हम करते हैं। बस इतने में हमारा काम बन जाएगा। बस इतने में हमारा काम बन जाएगा। जस्ट ठीक है। हमने देखा था क्लास 11 में हम तिरछे वैसे बनाते थे, उसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं, इसे वर्टिकल कहते हैं, ठीक है। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट बनती है वर्टिकल फॉर्मेट में बनती है। फिर हमारा आएगा यहाँ पे करंट एसिड। आई होप आपको इन सभी के वर्ड्स के मीन्स पता होंगे, नॉर्मल है, क्लास 11 में भी हमने पढ़े कई बार, बाकी क्लास में भी हम करेंगे। इसके हम कहते हैं करंट इन्वेस्ट, यानी शॉर्ट टर्म के लिए मैंने कहीं पैसे इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। और ट्रेड रिसीवर, यानी कि मैंने अभी बताया था बिल ऑफ एक्सचेंज में जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ते हैं, उधारी में कोई बंदा जो गुड्स बेच रहा है तो वो बिल रिसीवल क्रिएट करता है, बिल्स क्रिएट करता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल रिसीवल यानी कि उसके लिए वो एसेट होती है, यानी उसको पैसे, उसके बदले में जो गुड्स बेची है पैसे मिलेंगे उसे। तो जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था उसके लिए एसेट है, जिसने बिल बनाया तो उसको ट्रेड रिसीवल कहते हैं। और सामने वाली पार्टी के लिए बिल्स पेबल, वो ट्रेड पेबल, ठीक है, यानी वो पेमेंट करेगा, तो इसलिए हमने ऊपर करंट लायबिलिटी में लिखा है। और ये जनरली शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, इसलिए करंट के अंदर आते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे इन्वेंट्री और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बस, ठीक है। ये जनरली आइटम्स जो है कवर होते हैं। ये हमारी जो है एक बैलेंस शीट बन गई है, ठीक है। क्या बन गई है, ये हमारी एक बैलेंस शीट बन गई है, ठीक है। ये हमारी एक बैलेंस शीट बन गई है, ठीक है। चैप्टर 1 हमने देखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। एक्टिविटीज़ दो तरीके होती है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये हमने देखा, ठीक है। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये सब पढ़ते हैं। फिर हमने देखा जो कंपनी की बैलेंस शीट है वो शेड्यूल 3 पार्ट 1 या पार्ट ए ऑफ द कंपनी 2013 के तहत प्रिपेयर की जाती है। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो है कंपनी के पी एंड यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या कहते हैं जैसे इनकम एंड स्टेटमेंट अकाउंट, वो शेड्यूल 3 पार्ट बी ऑफ द कंपनी 2013 के तहत प्रिपेयर किए जाते हैं। और कंपनीज़ की जो बैलेंस शीट है वर्टिकल फॉर्मेट में होती है, यानी वर्टिकल फॉर्म में होती है। और कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो उसके अंदर ये सारे आइटम आते हैं, यानी सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, शेयर होल्डर फंड, रिजर्व सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, अदर नॉन करंट लायबिलिटी। और फिर उसके बाद आता है करंट लायबिलिटी यानी शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी। और फिर एसेट्स में हमने ये सब देखा, ठीक है। अब ये इनके अंदर भी बहुत सारे आइटम्स आते हैं, अब मैं उसको लिखवाने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये तो मेन है, इसको हम जो है इन जो पॉइंट्स हैं जैसे कि ये जो मैं आइटम बता रहा हूँ इसे हम कहते हैं, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं हेड। क्या कहते हैं, मेजर हेड, इन्हें हम कहेंगे मेजर हेड, ठीक है। इन्हें क्या कहेंगे, मेजर हेड, इन्हें कहेंगे हेड। अब इनके अंदर भी पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। मैं साइड में लिखवा रहा हूँ, बाकी मैं इसके पॉइंट ये भी लिखवा देता हूँ, लाइक शेयर कैपिटल दो तरीके
शेयर कैपिटल दो तरीके की होती है, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो इक्विटी और प्रेफरेंस हो गए उसे हम सब हेड कह देंगे, ठीक है। तो वैसे ही रिजर्व एंड सरप्लस ये क्या हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएगा, हेड, ठीक है। अभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे हाँ एग्ज़ाम में, तो हमें पता होना चाहिए क्या हेड है, क्या मेजर हेड है, क्या सब हेड है। यानी कि जो मेन ऊपर हेडिंग यानी जिसके अंदर चीज़ें आ रही हैं, ये मेजर हेड हो गया, शेयर कैपिटल ये हेड हो जाएगा, ये भी हेड हो जाएगा, ठीक है। इसे जैसे अभी नॉन करंट लायबिलिटी, इसे हम कहेंगे मेजर हेड, ठीक है। ये क्वेश्चन करने हैं हमें, इसलिए ध्यान से देखने से। फिर क्या है लॉन्ग टर्म, इसे हम कह देंगे हेड, ठीक है। बैलेंस शीट में क्या हेड है क्या सब हेड है पता होना चाहिए, ये हेड। सब हेड जो है इनके अंदर आइटम जो आएंगे उससे सब हेड करेंगे, वो भी साइड में लिखवाऊंगा, ठीक है। अभी आपको ये पता होना चाहिए, देखो फिर ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या है हेड हो जाएगा, ठीक है। फिर ये क्या है करंट लायबिलिटी, ये मेजर हेड हो जाएगा, मेजर हेड। फिर इनके अंदर जो प्रोविज़न है ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये हो जाएंगे हेड, ठीक है। फिर इनमें क्या होगा एसिड्स वाले में, इसमें हो जाएगा ये मेजर हेड। फिर इसमें ये सब क्या हो जाएंगे हेड, इसे मेजर हेड। फिर इसे 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 इन्वेंट्री क्या देंगे हेड। और इनके अंदर जो आइटम आएंगे यानी करंट इन्वेस्टमेंट इन सब के उसे सब हेड कहेंगे, वो मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है अभी करवा रहा हूँ, अब साइड में करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ हम करेंगे बढ़िया सा। अब देखिए अब मैं आइटम्स लिखवा रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले क्या है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के अंदर क्या था, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इम्पॉर्टेंट लिखवा रहे हैं, इसे साइड में लिखिएगा। सबसे पहले शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में क्या क्या चीज़ आएंगी, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। इन्हें कहेंगे हम सब हेड, क्या कहेंगे सब हेड, ये है, ठीक है। फिर आता है लॉन्ग टर्म, सॉरी इसके बाद क्या आएगा रिजर्व सरप्लस आएगा ना, रिजर्व सरप्लस। उसके बाद आएगा रिजर्व एंड सरप्लस आएगा। इसके बाद रिजर्व सरप्लस में क्या क्या चीज़ आएंगे, लाइक जितने भी प्रोविजंस वर्ड नाम से आएंगे वो सारे, प्रोविज़न फॉर वारंटी, ठीक है। वारंटी लाइक क्या कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि लाइक तुमने कोई गुड्स, कोई बंदा कोई गुड्स बेचता है, ठीक है, कोई गुड्स बेचता है। लाइक एक बिजनेस में XYZ बिजनेस है, वो क्या करता है, वो एक XYZ कंपनी है, वो क्या कहती हैं वो गुड्स वगैरह बेचती हैं। तो उसमें ना जो भी गुड्स बेचती हैं तो कल चल के ज़रूरी नहीं उसमें ना वो वारंटी देती है। लाइक हम कोई चीज़ खरीदते हैं जो भी महंगी है, जो थोड़ा कॉस्टली होती हैं, वो तो उसकी वारंटी दी जाती है। तो वारंटी दी जाती है यानी कि तुम्हारा 1 साल या 5 साल में वो गुड्स में अगर कोई भी चीज़ दिक्कत आती है तो हम ठीक करके देंगे। तो इन फ्यूचर अगर दिक्कत आ रही थी तो एक इनडायरेक्टली देखा जाए तो कंपनी का लॉस है ना, तो उसके लिए ना कंपनी जो पहले से प्रोविज़न बना के रखती है तो उसके प्रोविज़न फॉर वारंटी, ठीक है। यानी कल चल कोई लॉस वगैरह अगर कोई नुकसान हो, मतलब डिफेक्ट निकल भी जाता है उस गुड्स में जो कंपनी ने बेचा है, तो कल चल के उसको ठीक करने में जो भी पैसा वैसा लगेगा उसके लिए पहले से प्रोविज़न बना लेते हैं कि कल चल के हमको हमारे उसमें प्रॉफिट पे इफेक्ट ना पड़े, मतलब इनडायरेक्टली कोई भी डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है इन फ्यूचर में तो उसको ठीक कर लिया जाए, और उसके लिए पहले से प्रोविज़न बना के रखते हैं, ठीक है। ये प्रोविज़न। और फिर आता है हमारा प्रोविज़न फॉर ग्रेचुइटी फंड। ग्रेचुइटी क्या है, ग्रेचुइटी फंड। इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है लाइक कोई एम्प्लॉई है, ठीक है, कोई एम्प्लॉई जो अच्छा काम किया, जो लंबे समय से फर्म में कंपनी के अंदर टिका रहता है। कोई वर्कर है जो लंबे समय तक कंपनी के अंदर टिका पड़ा है, ठीक है। यानी जनरली जो देखा जाता है वो 5 साल की लिमिट है जनरली लॉ में, कि 5 साल या उससे ज़्यादा कोई बंदा काम कर रहा है तो उसको ना ग्रेचुइटी दी जाएगी, यानी कि एक ऐसा मोटिवेट करने के लिए कि हाँ भाई
काम कर रहा है बंदा, तो उसको मोटिवेट करने के लिए ऐसे ये सारे स्कीम्स यानी ये सारे फंड्स जो है एलोकेट किए जाते हैं वर्कर्स को यानी एम्प्लॉइज़ को, ठीक है, और इन सबको। तो वही इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये भी कंपनी का जो है एक्सपेंस ही है, तो इसलिए उसके लिए भी पहले से प्रोविज़न बना के रखते हैं, ठीक है। एक होता है प्रोविज़न फॉर रिटायरमेंट, ठीक है। क्या है प्रोविज़न फॉर रिटायरमेंट? प्रोविज़न फॉर रिटायरमेंट का मतलब ये है कि प्रोविज़न फॉर रिटायरमेंट का मतलब ये है कि इन फ्यूचर में, जैसे कि जानते होगे आप सभी, क्या कहते हैं, जब कोई बंदा ज़्यादा एज तक नहीं, जो जनरली एज होती है 58 है, मतलब कि बंदा जो 58 तक कर लेता है काम, तो उसके बाद जो उसको रिटायरमेंट की जाती है, उसके बाद उसको एक लमसम अमाउंट दिया जाता है उसको रिटायरमेंट में। तो वो भी क्या है, एक कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है, तो उसके लिए पहले से प्रोविज़न बना देते हैं, ठीक है। ये सब है। और हाँ, बाकी ये सारे क्या हैं, सब हेड की कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। और ये सारे हेड की। फिर आएगा थर्ड में हम देखेंगे रिजर्व सरप्लस में दिखा। अब थर्ड में हम देखेंगे लॉन्ग टर्म बोराइंग देखेंगे हम, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोराइंग में हम देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कोई लोन लिया है, यानी कि बैंक से लंबे समय तक के लिए या फ्रॉम अदर किसी और से भी लिया है लॉन्ग टर्म के लिए, वो कवर हो जाएगा इसमें। डिबेंचर इसमें कवर होते हैं, ठीक है, डिबेंचर कवर होते हैं इसमें। बॉन्ड्स वगैरह कवर होते हैं, यानी कि जनरली क्या है, जो गवर्नमेंट इशू करती है, यानी कि गवर्नमेंट क्या एक बॉन्ड इशू करती है, साइन वगैरह करवा लेती है, और उस पर ना मतलब कि बॉन्ड दे के पैसे, गवर्नमेंट को जो पैसे की थोड़ी रिक्वायरमेंट वगैरह होती है, तो गवर्नमेंट जो है एक बॉन्ड साइन करके और उनको एक फ़िक्स डेट पे जैसा इंटरेस्ट देती रहती है। और वो एक बॉन्ड जनरली कुछ नहीं है, ये भी एक तरह का लोन टाइप ही है, यानी कि गवर्नमेंट इशू करती है जनरली, ठीक है। उस पर फिर वो इंटरेस्ट देती रहती है, और एक फ़िक्स्ड पीरियड के बाद वो उसको रिटर्न कर देती है गवर्नमेंट, और फिर उनका प्रिंसिपल अमाउंट दे देती है, ठीक है। ये और डिबेंचर भी क्या है, डिबेंचर ये है कि डिबेंचर चैप्टर हम पढ़ेंगे, बाकी इसमें डिबेंचर मतलब ये समझ लीजिए कि लंबे समय तक के लिए हमने क्या कहते हैं, कंपनी ने जो है डिबेंचर के थ्रू फ़ंड को रेज़ किया गया है। इसमें क्या होती है, ऑनरशिप जो है कंपनी की इफ़ेक्ट नहीं होती है, बस ये है कि कंपनी जो है इसके ऊपर जो जिससे कंपनी ने क्या डिबेंचर शेयर इशू करते हैं, वैसे डिबेंचर इशू करते हैं, बस डिबेंचर में ये है कि डिबेंचर में ऑनरशिप इफेक्ट नहीं होती है, और जो अमाउंट कंपनी ने रेज़ किया है ना डिबेंचर इशू करके, वो एट द टाइम, मतलब कि प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के बाद जो है, जनरली जो 10 साल होता है जनरली डिबेंचर का, उसको 10 साल होता है। उसके बाद ना वो जो अमाउंट लिया होता है कंपनी ने, सामने वाली पार्टी यानी कि पब्लिक से, जिससे भी पैसा रेज़ किया है, उसको डिबेंचर इशू किया है ना, तो उसको फिक्स टाइम के बाद वो रिटर्न कर देती है वो पूरा अमाउंट, और बाकी टाइम टू टाइम उनको इंटरेस्ट देती रहती है। जितने पीरियड तक के लिए डिबेंचर इशू करें ना, उतने पीरियड तक वो टाइम टू टाइम इंटरेस्ट देती रहती है, जिससे पैसे लिए हैं और डिबेंचर इशू करें, और एक फ़िक्स पीरियड के बाद किया है वो प्रिंसिपल अमाउंट भी रिटर्न कर देती है पब्लिक को। ये डिबेंचर है। डिबेंचर मतलब ये है, डिबेंचर शेयर में यही फैक्ट है, यही डिफरेंस है कि शेयर में क्या है, जो ऑनरशिप इफेक्ट होती है, यानी कि जो बंदा पैसा लगाता है कंपनी के अंदर, उसको उतने हिस्से, जितने तक उसने शेयर किया उतने तक की उसको हिस्सेदारी मिल जाती है, यानी उतने तक वो जो है वोटिंग राइट मिल जाती है उस बंदे को जो शेयर खरीदता है। डिबेंचर होल्डर में ऐसा नहीं होता, डिबेंचर में बस पैसा लिया है, एक फिक्स टाइम के बाद कंपनी उसको वो पैसा रिफंड, जिसे कहते हैं रिडीम कर देगी, और जितने पीरियड तक ले डिबेंचर इशू करें उतने तक उसमें इंटरेस्ट देती रहेगी उस बंदे को जिसको डिबेंचर इशू किए थे और जिससे पैसे लिए, ठीक है। बस ये है, बाकी हम इन डेप्थ में पढ़ेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है इसको भी, बस थोड़ा थोड़ा समझिए यार उसमें। फिर बॉन्ड था, फिर ये है हमारा, ठीक है। फिर आता है पब्लिक डिपॉजिट, इसी के अंदर आ जाता है, ठीक है। क्या आ जाता है, पब्लिक डिपॉजिट भी इसी के अंदर आता है, पब्लिक डिपॉजिट। फिर हमारा आता है फोर्थ में हम देखेंगे, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न देखेंगे आप। लॉन्ग टर्म प्रोविज़न्स में क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न्स में हमारा हमने ये देख लिया, हाँ लॉन्ग टर्म प्रोविज़न देख लिया हमने, लॉन्ग टर्म बोरोइंग देख लिया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमने देख लिया है, लॉन्ग टर्म सॉरी इसमें हमने क्या है, ये हमने लॉन्ग टर्म, ये जो पॉइंट है ना इसको ये क्या है, हमको इसमें क्या करना है, ये हमारा लॉन्ग टर्म, ठीक है, लॉन्ग टर्म इसमें हम क्या लेंगे,
प्रोविज़न का एक कॉन्सेप्ट का, ठीक है, इसे सही कर लीजिएगा। लॉन्ग टर्म प्रोविज़न है, प्रोविज़न्स की बात कर रहा है, ठीक है। ये जो है हमारा, इसको हम करेंगे जस्ट वेट, ठीक है। इसका ये हमारा ये आ जाएगा हमारा रिज़र्व एंड सरप्लस। इसमें हम देखेंगे जैसे कि इसमें क्या है, सारे प्रकार के रिज़र्व इसके अंदर आते हैं। जनरल रिज़र्व हो गया, यानी कि मतलब कि इसमें कोई स्पेसिफिकली ये नहीं होता कि हम इसी चीज़ के लिए पैसे को यूज़ करेंगे, मतलब जो भी हम रिज़र्व बना के चल रहे हैं वो हम किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, जनरल रिज़र्व कहते हैं, ठीक है। फिर आता है कैपिटल रिडम्पशन रिज़र्व। ये जनरली जो है बोनस शेयर के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, ये बोनस शेयर के लिए इशू किया जाता है। क्या किया जाता है, बोनस शेयर के लिए, ठीक है। एक तो जनरल रिज़र्व, एक तो कैपिटल रिडम्पशन रिज़र्व। तो कैपिटल रिडम्पशन रिज़र्व यानी कि जो हम जनरली क्या है, इसका यूटिलाइजेशन जो है हम बोनस शेयर के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, बोनस शेयर के लिए करते हैं। बोनस शेयर यानी कि पता है ना आपको, मतलब कि किसी बंदे ने एक शेयर ले रखा है तो उसको एक के बदले 2 वोटिंग राइट वगैरह, ऐसे कुछ वो सिस्टम रहता है इसमें, ठीक है। अब फिर आता है डिवेंचर रिडम्पशन रिज़र्व, यानी कि फिर आता है क्या, डिवेंचर रिडम्पशन रिज़र्व, यानी कि हम इसे हम कहते हैं, लाइक मैंने कोई डिवेंचर कंपनी ने जब डिवेंचर इशू करती है तो कल चल के वो डिवेंचर की पेमेंट करनी होती है। यानी कि जो लाइक मैंने 50 लाख रुपए पब्लिक से पैसे लिए हैं, उसके बदले में डिवेंचर इशू करें, तो वो 50 लाख रुपए कंपनी ने कल चल के रिटर्न भी करने होते हैं, तो रिडीम करने होते हैं। तो उसके लिए ना कंपनी क्या करती है, रिडीम करने के लिए वो पहले से ना रिजर्व बनाना शुरू कर देती है, जिसका नाम है डिवेंचर रिजर्व, और फिर उससे जो है वो डिवेंचर की रीपेमेंट करती है। बाकी ये सिस्टम चलता है, ठीक है। ये फिर आता है वर्कमैन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसका जो ज़्यादा ट्रीटमेंट है वो पार्टनरशिप अकाउंट में हम देखेंगे, जिसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब ये है, कोई वर्कर काम कर रहा है किसी कंपनी किसी मशीन के अंदर आके उसका हाथ कट गया या किसी के पैर में लग गई, तो उसको जो कंपनसेशन देती है कंपनी, तो उसे कहते हैं कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। तो उसको ठीक करने के लिए, तो ये भी कंपनी का इनडायरेक्टली क्या एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो उसके लिए पहले से वो रिजर्व बना के चलती है, ठीक है। वर्कमैन। फिर आता है रिवैल्यूएशन रिजर्व। रिवैल्यूएशन रिजर्व का मतलब क्या होता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व का मतलब ये होता है कि जो कंपनी ने कहीं एसिड्स में पैसा लगा रखा होता है, या कंपनी की कोई लायबिलिटी होती है, उसमें क्या है रिवैल्यूड हो जाना, यानी कि मतलब कि लाइक कोई लायबिलिटी थी जो मुझे पता नहीं था कि ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है, बट इन फ्यूचर में वो कहीं से क्रिएट हो गई, ठीक है, लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, ठीक है। और एसिड है, लाइक मैंने कहीं एसिड में कहीं ज़मीन में मैंने पैसा लगाया था लाइक 5 लाख रुपये, वो कल चल के क्या 10 लाख की हो गई, तो ये एसिड में रिवैल्यूएशन हो गया, ठीक है। लायबिलिटी का हम कह सकते हैं, लाइक मैंने कहीं ये एज्यूम कर लो कि मतलब कि मुझे ऐसी कोई लायबिलिटी जो मुझे जिसके बारे में मुझे पता नहीं था, इन फ्यूचर में अचानक से मेरे को वो क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो गई है। तो यहाँ पे क्या है, रिवैल्यूड होना है। रिवैल्यूड मतलब कि एसेट्स या लायबिलिटी में कोई भी चेंजेस आते हैं तो वो रिवैल्यूएशन के थ्रू उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व के थ्रू से राइट ऑफ किया जाता है, ठीक है, उससे ठीक किया जाता है। तो जनरली हम इसके जो है पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो पार्टनरशिप अकाउंट में देखते हैं, जिसमें हम रिजर्वेशन अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें हम देखते हैं, ठीक है। ये राइट ऑफ करने के लिए रिवैल्यूएशन जो भी एसेट और लायबिलिटी में कोई चेंजेस आते हैं तो उसको राइट ऑफ करने के लिए रिवैल्यूएशन रिजर्व का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर आता है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या है, ठीक है। कैपिटल यानी कोई भी कैपिटल प्रॉफिट होता है, तो कोई भी कैपिटल प्रॉफिट होता है तो उसको कैपिटल प्रॉफिट को ठीक कर कैपिटल प्रॉफिट जो भी होता है उसको हम कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं, यानी कि जो कैपिटल रिजर्व का यूज़ होता है वो कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने के लिए ही किया जाता है। फिर आता है सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इसका जो ट्रीटमेंट है, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम का जो ट्रीटमेंट है, ये क्या हम किसी इसमें देखा जाता है जनरली कि 5 पर्पज़ के लिए जो है एज अ लॉ में लिखा है, 5 पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लाइक क्या डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए हो गया, और क्या, ठीक है, और क्या था हमारा, और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर हो गया, ठीक है। वो सॉरी, रिडम्पशन नहीं, प्रीमियम, जो प्रीमियम में हम जब डिवेंचर इशू करते हैं या प्रीमियम में हम प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं, तो उस टाइम पे जब रिडीम कर रहे होते हैं ना, रिडीम, ठीक है, जब हम रिडीम करते हैं, जब प्रेफरेंस शेयर्स को जब रिडीम कर रहे हैं या डिवेंचर को रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पर जब रिडीम करते हैं तो प्रीमियम का जो अमाउंट है उसको राइट ऑफ करने के लिए जो है सिक्योरिटी प्रीमियम का रिजर्व का यूज़ किया जाता है।
और या मैंने कोई डिवेंचर इशू करे थे डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी ये है, ठीक है। ये सारे हमारे जो है रिजर्व के अंदर आते हैं, ठीक है, रिजर्व के अंदर आते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, ठीक है। फिर हम चलते हैं, एक हमारा फिफ्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट में हम देखेंगे, इसमें हम देखेंगे शॉर्ट टर्म बोरिंग, ठीक है। क्या शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग देखेंगे हम, क्या शॉर्ट टर्म बोरिंग देखेंगे हम, शॉर्ट टर्म बोरिंग, जिसमें हम देखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या देखेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट देखेंगे हम। फिर हम देखेंगे कैश क्रेडिट, ठीक है, कैश क्रेडिट। फिर हम देखेंगे शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट। और बस ये जो है जनरली आइटम है, ये क्या है, शॉर्ट टर्म बोरिंग, यानी कि मैंने शॉर्ट टर्म के, यानी कि मैं 12 महीने से पहले के 12 महीने से पहले मैं इन सब की पेमेंट मुझे करनी है। इसे कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि बैंक जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, मतलब जो ज़्यादा, मतलब कि जिसके हमेशा बैलेंस सही रहता है, बैंक बैलेंस। तो इन केस कभी क्या बैंक में पेमेंट नहीं, बैंक में पैसे पड़े नहीं है, बट उसको उस लिमिट से ज़्यादा पेमेंट करनी है, तो बैंक जो है फैसिलिटी प्रोवाइड कर देती है, लो तुम इससे ज़्यादा कर लो। बट इनडायरेक्ट की मतलब कि पैसे उसके लाइक उसे बैंक वाले के ना, सॉरी, जो अकाउंट होल्डर है उसके बैंक में लाइक 50 लाख 20 लाख हमेशा रहते हैं, बट एक कंडीशन ऐसा है कि उसके बैंक में कुछ नहीं है और उसको 5 लाख पेमेंट करनी है और उसके बैंक में कोई पैसा नहीं है, तो बैंक जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करती है अकाउंट होल्डर को कि तुम इससे पेमेंट कर लो, बाद में उससे राइट ऑफ कर लेते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो बैंक वाले जो है ये फैसिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं उस अकाउंट होल्डर को, जिसके बैंक में मतलब बैलेंस हमेशा सही रहता है, कि वो दे देगा, रिपेमेंट कर देगा, यानी कि हर किसी को दे देंगे, ठीक है। ये सारी फैसिलिटी, कैश क्रेडिट नहीं उधारी, मैंने कैश ले रखा है शॉर्ट टर्म के लिए, या शॉर्ट टर्म के ये शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है, ठीक है। शॉर्ट टर्म के मैंने किसी से डिपॉजिट ले रखा है, उसको मैं रिपेमेंट कर दूँगा 12 महीने के अंदर अंदर, ये सब है, ठीक है। फिर आता है ट्रेड पेबल, क्या आता है, ट्रेड पेबल आता है। फिर क्या आता है, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में क्या है, दो चीज़ें आती हैं ट्रेड पेबल में, एक होता है क्रेडिटर और होता है हमारा, क्रेडिटर हो गया और दूसरा हो गया हमारा बिल पेबल, ठीक है। क्या, बिल पेबल। ये सारे, ये दो चीज़ें हैं, तो ये हमारा क्या है, सब हेड में आ जाएगा, क्रेडिटर और बिल पेबल। फिर हम आते हैं सेवन्थ में, किसमें आएंगे हम, सेवन्थ में हम देखेंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के ऊपर, यानी कि हमें कोई ऐसी पेमेंट भी, कोई ऐसे एक्सपेंस भी जो हो सकते हैं 12 महीने से पहले, तो उसके लिए हम प्रोविजंस बना लेते हैं पहले, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस जिसे कहते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में हम देखेंगे प्रोविज़न फॉर टैक्स, यानी कि जिसके हर साल उसमें जो है फाइनेंशियल ईयर में टैक्स की वो होती है, टैक्स की रिकरेंट टैक्स कंप्लाइंस कंप्लाई करनी पड़ती है, तो उसके लिए भी हम प्रोविज़न बना के चलते हैं, प्रोविज़न फॉर टैक्स जिसका नाम दिया जाता है। फिर हम देते हैं प्रोपोज डिविडेंड, यानी कंपनी ने क्या है डिविडेंड इशू करने की, डिविडेंड डिक्लेयर कर रखा है कि भाई ये देना है, तो उसको भी साइड कर लेते हैं, प्रोपोज डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड भी आता है। हम आगे भी पढ़ेंगे जब हम देखेंगे इंटरिम डिविडेंड होता है, फाइनल डिविडेंड। इंटरिम मतलब कि एजीएम, यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग होने से पहले, यानी कि बीच में डिक्लेयर कर लिया, जिसे कहते हैं ईजीएम, एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग, तो अगर उसमें डिक्लेयर करते हैं उसे कहते हैं इंटरिम, उसे कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। एक होता है फाइनल डिविडेंड, यानी जो एजीएम में डिक्लेयर की जाती है एनुअल जनरल मीटिंग, उसे फाइनल, यहाँ पे है नहीं बट हम आगे देखने को हमें मिल सकता है, ठीक है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, इंटरिम डिविडेंड भी होता है, फाइनल डिविडेंड होता है। फाइनल यानी जो एजीएम में डिक्लेयर की जाती है, यानी एनुअल जनरल मीटिंग में, और एक होता है ईजीएम यानी एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग, जो कि इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग में, ठीक है। फिर हमारा ये है प्रोविज़न फॉर बैड डेट, ठीक है, यानी कि मुझे लगता है कोई ऐसा डेटर है जो पेमेंट नहीं करेगा, उसकी कंडीशन देख के मुझे लग रहा है, उसकी हरकत देख के मुझे लग रहा है कि पेमेंट नहीं करेगा, तो उसके लिए पहले से प्रोविज़न बना देते हैं, जिसे कहते हैं प्रोविज़न फॉर बैड डेट, ठीक है। ये सब हमें देखने को मिलता है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हम देखेंगे, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि मैंने क्या है मैंने सोचा था कि क्या कहते हैं, मुझे ना 50,000 रुपये तक पे करना है, बट लॉ की पॉइंट जब हमने चेक किया, तो जब हमारी लॉ का उस पॉइंट से हमने चेक किया, तो मुझे तो 50 की जगह 60,000 देने थे, तो मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 50,000 ही थी, मतलब जब एक्चुअल में कैलकुलेट किया, एक्चुअल में पूरा अच्छे से प्रोसेस चेक किया, तो 60,000 यानी 10,000 रुपये की मेरी लायबिलिटी और क्रिएट हो गई, तो इसे भी हम डाल देते हैं, ठीक है, करंट लायबिलिटी के
के अंदर। तो ये भी हमारा क्या है, ये बस ये है नॉर्मल हमारा, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये देखने को मिलेगा नहीं, बस यही है हमारा, ठीक है। ये ज़्यादा इसका रोटेशन नहीं होता है, रिपीटेशन नहीं होगा इसका, ठीक है। बस आपको ये याद रखना डेफिनेट टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्या है नॉर्मली, ठीक है। बाकी अब हम देखते हैं अदर करंट लायबिलिटी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे हम। अदर करंट लायबिलिटी के अंदर देखेंगे हम अदर करंट लायबिलिटी में क्या क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है। अदर करंट लायबिलिटी में हम देखेंगे, इसमें हमारा आ जाता है आउटस्टैंडिंग वगैरह जितने भी होते हैं, आउटस्टैंडिंग रिलेटेड आइटम्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है। फिर हमारा हो गया इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन, यानी कि ठीक है मैंने कहीं से लोन लिया है, लोन पे मुझे इंटरेस्ट देना है, ये सब क्या है अदर करंट लायबिलिटी के अंदर आ गया, ठीक है। मतलब मैंने ऐसे कोई लोन लिया जो कि शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि 12 महीने के अंदर पे करने थे, और उस पर क्या इंटरेस्ट वगैरह भी पे करना था, तो जो उससे रिलेटेड इंटरेस्ट होगा वो हो जाएगा अदर करंट लायबिलिटी में, ठीक है। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट ड्यू ऑन ओवरड्राफ्ट, ठीक है। ओवरड्राफ्ट जो फैसिलिटी मिलती है ना, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ सकता है ओवरड्राफ्ट, ठीक है। फिर हम देखेंगे इंटरेस्ट ड्यू ऑन, इसमें डिबेंचर भी कवर है, यानी कि लॉन्ग वाला सिस्टम भी है इसमें। अनअर्न्ड इनकम, क्योंकि जनरली इसलिए क्या है ना कि जो इंटरेस्ट है वो हर साल पे किया जाता है, तो हर साल पे किया जाते हैं, यानी कि चाहे लॉन्ग टर्म, चाहे मैंने लॉन्ग टर्म से भी रिफंड को रेस किया है, तो अल्टीमेटली देखा जाए तो जो इंटरेस्ट है उसका वो तो हर साल जाता है ना, तो ये थोड़ा ना कि इंटरेस्ट भी कि सीधा 10 साल बाद जाएगा, ऐसा नहीं है ना। इस वजह से यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर भी क्या है, डिवेंचर, और वैसे डिवेंचर हम देखा था लॉन्ग टर्म के अंदर आता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर आता है, नहीं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर आ रहा था, बट उसका इंटरेस्ट जो है वो अदर करंट लायबिलिटी में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी ना कि इंटरेस्ट भी हम सीधे 10 साल बाद देंगे, इंटरेस्ट तो हर साल देना है, तो हर साल देना है कि 12 महीने या 12 महीने से अंदर में, तो उसको हम अदर करंट लायबिलिटी में डाल दिया, इस वजह से ये यही है, ठीक है, ये है। फिर हम देखेंगे 10वां पॉइंट, इसमें हम देखेंगे इंटरेस्ट फिक्स एसिड्स के अंदर की बात करेंगे इसकी। फिक्स एसिड्स में क्या क्या आ रहा है हमारा, फिर हमारा आता है टेंजिबल एसिड्स के अंदर हमने देखा था फिक्स एसिड्स, टेंजिबल एसिड्स की बात की जा रही है इसमें। टेंजिबल एसिड में क्या क्या है, फर्नीचर और लैंड एंड बिल्डिंग, फिर हमारा इक्विपमेंट्स हो गए, ठीक है, व्हीकल हो गए, ये सब हमारे इसमें आएगा, ठीक है। अगर कोई डेप्रिसिएशन वगैरह हो तो इसमें से माइनस कर देना है हमें, ठीक है, जिससे हमारी नेट एसिड की वैल्यू निकल सके, ठीक है। ये माइनस कर देंगे तो हमारा ये, ठीक है, ये हमारा था, ठीक है। नौ फिर इसको हम क्या करेंगे, फिर हमारा था, अब आता है इंटेंजिबल एसिड, क्या आएगा, इंटेंजिबल एसिड, फिर आता हमारा इंटेंजिबल एसिड, ठीक है। इंटेंजिबल एसिड, इसमें क्या आ जाएगा हमारा, जितने भी गुडविल हैं जिसको फिर ऐसे ऐसे जो जिनको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, इसको हमें अपने हार्ड वर्क से क्रिएट करनी पड़ती है, ठीक है। हार्ड वर्क इन द सेंस मार्केट में लंबे समय तक रहने के लिए, ठीक है। पेटेंट हो गया, ठीक है, कॉपीराइट हो गया, और फिर हमारा क्या हो गया, कॉपीराइट हो गया, फिर हमारा हो गया ट्रेडमार्क, ये सब क्या हमारा इंटेंजिबल एसिड है, ट्रेडमार्क हो गया। और जो भी इंटेंजिबल भी डेप्रिसिएशन लगता है उसे एमोटाइजेशन कहते हैं, और फिक्स एसिड जो डेप लगता है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं, और जो इंटेंजिबल एसिड भी लगता है उसे एमोटाइजेशन कहते हैं, ठीक है। ये एमोटाइजेशन हम इसको माइनस कर देंगे, यानी ठीक है, ये माइनस कर देंगे तो नेट वैल्यू आ जाएगी इंटेंजिबल एसिड की, ठीक है, नेट वैल्यू आ जाएगी, फिर ये वैल्यू उतरेगी उसमें, ठीक है। फिर आता है हमारा फिर हम चलेंगे इसमें नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पे हम चलेंगे, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पे चलेंगे हम। इसमें बस यही है नॉर्मल, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, लंबे समय तक कर रखा है, ठीक है, लंबे समय तक कर रखा है, ठीक है। फिर क्या कहते हैं हमारा लॉन्ग समय तक कर रखा है। फिर हमारा आता है करंट इन्वेस्टमेंट, क्या आता है,
करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, क्या है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट में हम देखेंगे मार्केटेबल सिक्योरिटी और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये इसके अंदर आ जाएगा। फिर हम देखेंगे 13 पॉइंट, इसमें हम देखेंगे ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। क्या क्या देखेंगे हम, ट्रेड रिसीवेबल देखेंगे, ट्रेड रिसीवेबल देखेंगे हम। फिर उसके बाद हम देखेंगे ट्रेड रिसीवेबल के बारे में हम देखेंगे। ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या आता है हमारा, ट्रेड रिसीवेबल में आता है हमारा ट्रेड रिसीवेबल में देखेंगे, ट्रेड रिसीवेबल में हमारा आ जाएगा बिल रिसीवेबल, और हमारा आ जाएगा डेटर, यानी कि जब मैं उधार पे कुछ बेचता हूँ तो सामने वाला मेरा डेटर हो जाता है, मैं उसके लिए क्रेडिटर हो जाता हूँ, ठीक है। तो डेटर भी हमारी क्या है, ये एसेट है, इसमें से एसेट में आया, ठीक है। फिर हमारा आता है हमारा क्या कहते हैं इन्वेंट्री। 14 पॉइंट क्या है हमारा, इन्वेंट्री होता है हमारा, ठीक है, इन्वेंट्री होता है हमारा, क्या है इन्वेंट्री में क्या होता है, इन्वेंट्री में हमारा आता है स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। और कोई भी गुड्स वगैरह होती है हमारी, नॉर्मल नाम आ जाए तो उसमें आ जाएगा। रॉ मटेरियल भी हमारा इसी में आ जाएगा, रॉ मटेरियल। वर्क इन प्रोग्रेस वर्ड वगैरह हो तो आ जाएगा इसमें, ठीक है। और फिनिश गुड्स वगैरह हो इसी में आ जाएंगे, ठीक है, फिनिश गुड्स वगैरह वो भी इन्वेंट्री के अंदर कवर हो जाएंगे हमारे, ठीक है। और फिर आता है हमारा 15 पॉइंट, जिसका नाम है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें हमारे कैश इन हैंड आ जाएगा, कैश इन हैंड आ जाएगा। फिर इसी के अंदर हमारा क्या है, कैश एट बैंक आ जाएगा हमारा, ठीक है, कैश एट बैंक आ जाएगा। फिर आता है हमारा शॉर्ट टर्म फिक्स डिपॉजिट, ये इसके अंदर आ जाएगा हमारा, ठीक है, नॉर्मल है। और फिर इसके बाद आ जाएगा हमारा 16, फिर क्या 16 में क्या आएगा हमारा अदर करंट, क्या है अदर करंट एसिड हमारा आ जाएगा, क्या है अदर करंट एसिड। इसमें क्या आ जाता है हमारा एक्रूड इनकम आ जाएगा, ऐसी इनकम जिसके लिए मैंने सर्विस दे दी है बट मुझे इनकम मिली नहीं है, तो ये मेरे लिए एसिड होती है, ठीक है, मैंने जिसके लिए सर्विस दे दी है बट अभी तक मुझको रिसीव नहीं हुई है, ठीक है। फिर आता है हमारा इंटरेस्ट, फिर आता है इंटरेस्ट ड्यू ऑन फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, इंटरेस्ट ड्यू ऑन फिक्स डिपॉजिट में, ठीक है, इंटरेस्ट ड्यू ऑन फिक्स डिपॉजिट आ गया हमारा। फिर हम देखेंगे, ठीक है, फिर हमारा आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट ड्यू ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मैंने कहीं पैसे लगा रखे थे और उस पर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। फिर आता है हमारा प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड, ठीक है, अनएक्सपायर्ड मतलब ऐसे एक्सपेंस जिसकी डेट अभी आई नहीं है बट मैंने एडवांस में पेमेंट कर दी, तो मेरे लिए ऐसा एसिड क्रिएट है, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने उसकी ड्यू डेट नहीं आई ना, मैंने उससे ड्यू डेट का देने से पहले ही क्या है, ड्यू डेट देने से पहले ही मैंने क्या कर दिया है, पेमेंट कर दिया है। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो समझ आई होगी, ठीक है। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आई होप। और बाकी आपको कोई भी डाउट हो किससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज बता सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस करते जाइए, कॉन्सेप्ट की रिवाइज करके आइए। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। सारे क्वेश्चन जो होंगे इन्हीं के ऊपर बेस्ड होंगे, तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज करके आने हैं, आपका बस यही काम है, ठीक है। बाकी ठीक है।